जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे प्राइम नंबर्स का, ठीक है, ये मैंने समझा तो दिया था, बट मे बी वॉइस इशू की वजह से कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा। तो मैं इसको एक ब्रीफ मतलब इंट्रोडक्शन से इसको कंप्लीट कर रही हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन करने वाली इस क्वेश्चन को मैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, नंबर्स का इनपुट लेना है, ठीक है। अब क्योंकि एरे के थ्रू हम इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एरे में 5 नंबर्स का इनपुट लिया, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, चेक करवाना है कि जो भी हमने इनपुट दिया है उनमें से कौन कौन से नंबर्स प्राइम है, ठीक है। प्लस आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि अगर हम इनपुट लें और रिजल्ट्स की नंबर कौन सा प्राइम है उसको हम बाद में प्रिंट करवाना चाहें, तो हम इसके लिए क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, एरे। क्यों? क्योंकि एरे में पहले नंबर स्टोर हो जाएंगे और प्रोग्राम में कहीं पर भी हम एरे में से उन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें हाथों हाथ उन नंबर्स का इनपुट लेने के साथ ही चेक करने की जरूरत नहीं है। हम पहले इनपुट ले लें और फिर बाद में उनको चेक करवा दें और मैसेज सिंपली डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम में मैंने सिंपली इनपुट लिया है और इनपुट लेने के बाद क्योंकि हमें पता है एरे टोटल 5 एलिमेंट्स का है, 5 वैल्यूज हैं उसमें, तो 0 to 4 इंडेक्सेस जो होंगे वो एक्सेसिबल होंगे। इस केस में जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले मैंने लेट्स से कि इनपुट लिया 25, तो 25 को चेक किया जाएगा। अब जो चेकिंग कंडीशन है, हम क्या चेक करेंगे कि बेसिकली जो हमारा इनपुट है 25 वो 2 से लेकर 24 तक अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो सिंपली ये कंडीशन जो है, यानी कि अगर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम ये डिक्लेयर करेंगे, ये फाइनल कर देंगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है। और इस लूप को हम क्या कर देंगे, सिंपली ब्रेक। तो अगर हम किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो सिर्फ उसी लूप से बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी इनपुट हो सकता है, लेट्स से कि 5 मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, तो अब जब ये पर्टिकुलर लूप कंटिन्यू होगा, ठीक है, जब आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1, यानी कि 1 इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, जब इनपुट हमने दिया था 5, तो 5 के केस में ये पर्टिकुलर लूप देखें, J टू A ऑफ I की वैल्यू कितनी है, अभी हमें पता है 5, ठीक है। A ऑफ I यानी कि 1 इंडेक्स की वैल्यू अभी हमें पता है 5, तो ये कब तक चलेगा, 2 to 4 तक, ठीक है। और अब इस केस में ये कंडीशन तो एक बार भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि मैंने ऐसे बोला कि जब हम एरे में 5 इनपुट देंगे, ठीक है, तो उस केस में सिंपली क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो लूप है वो 2 से लेकर 4 तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। और हर नंबर से उस बेसिकली 5 जो नंबर है उसको चेक किया जाएगा, अगर रिमाइंडर कहीं पर भी 0 आएगा, ठीक है, तो उस केस में वो नंबर क्या होगा, प्राइम नहीं होगा और सिंपली ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इनपुट 5 ले रहे हैं तो उस केस में ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली जो वाइल लूप है वो कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। और जब ये लूप ब्रेक होगा तब तक j की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 5, ठीक है। प्राइम नंबर का कंसेप्ट वही है जो आप लोगों ने लास्ट ईयर सी में देखा था, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है लॉजिक्स में। तो अब जब j की वैल्यू 5 हो जाएगी तो सिंपली यहाँ पर चेक होगा, क्या चेक होगा इस केस में, अगर नंबर जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि हम चेक करेंगे j की वैल्यू को उस नंबर के साथ में, अगर दोनों बराबर हैं तो दैट मीन्स जो नंबर है वो क्या है, प्राइम। अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो प्राइम नहीं होगा। तो ये बेसिकली प्राइम नंबर की कंडीशन रहेगी हमारे पास में। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये नंबर्स का इनपुट लूंगी, ठीक है, लेट्स से 25, 5, 63, 100 और 11, ठीक है, तो एट द एंड हमने जो इनपुट को डिस्प्ले मतलब जो आउटपुट डिस्प्ले करवाया है उस केस में हमने हर नंबर के साथ में ये स्टेटमेंट पुट किया है कि वो प्राइम है या
नहीं, ठीक है। लेकिन इनपुट लेने के बाद हमने आउटपुट को डिस्प्ले करवाया है। अब कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वॉइस इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब अभी तक हमने 1D एरे का कंसेप्ट क्लियर किया था, पढ़ा था उसको। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है एरे का सेकंड टाइप, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। जब एरे के केस में हम एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे, यानी कि रोज और कॉलम्स हम एक से ज्यादा अगर ऐड कर देते हैं तो वो कंसेप्ट किसको डिनोट करेगा? मल्टी डायमेंशनल एरे को, ठीक है। तो ये उसको डिफाइन करने का तरीका है। अगेन वी हैव टू यूज डेटा टाइप, देन नेम ऑफ एन एरे। उसके बाद आपको जितने सब स्क्रिप्ट या जितने डायमेंशन का एरे बनाना है उतने आप डायमेंशंस यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि उतने आप सब स्क्रिप्ट में वैल्यूज या साइज ऐड करेंगे, जिसमें से हमेशा फर्स्ट जो आपके पास में सबस्क्रिप्ट होगा वो रो को डिनोट करेगा और बाकी आपके पास में जितने सबस्क्रिप्ट होंगे वो कॉलम को डिनोट करेंगे। तो देखें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2D एरे की। हम सबसे पहले 2D एरे को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो 2D एरे के अकॉर्डिंग हमें पता है 2D है यानी कि 2 डायमेंशन, तो एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। इस तरह से एक इंटीजर की एरे, एक फ्लोट की एरे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली सबसे पहले डेटा टाइप, देन एरे का नेम। ऐसे कैरेक्टर की एरे भी हमारे पास में ऑप्शन है, लेकिन कैरेक्टर एरे के केस में आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल नंबर्स के साथ में एरे को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 2D एरे के अरेंजमेंट की, तो हमें पता है कि रोज होते हैं हमारे पास में, ठीक है। यानी कि जो टेबल होती है सिंपली वही एक 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास में रोज और हर रोज में कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगे। अब अगर हम बात करें इनके प्रोग्राम्स की, ठीक है, तो देखें सबसे पहला जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है वो ये है कि हम 2D एरे को डिक्लेयर करने वाले हैं, प्लस यूजर से नंबर्स का इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। अब 2D एरे को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्या होगी? जब हमें डेटा रोज कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या यूं कहें कि 1D एरे से ज्यादा अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो वी कैन यूज 2D एरे, ठीक है। अब यहाँ देखें 2D एरे की अगर हम बात करें तो अगेन मैंने यहाँ पे सिंपल एक 2D एरे को डिक्लेयर किया है जिसमें 3 और 3 यानी कि टोटल कितने हो गए एलिमेंट्स हमारे पास में, कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं? 9 एलिमेंट्स हम नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। प्लस अगर मैं फर्स्ट सबस्क्रिप्ट की बात करूं तो पहला सबस्क्रिप्ट यहाँ पे हमें पता है रो के लिए होगा। 3 यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है, मतलब रोज तो हो जाएंगी टोटल 3 यानी कि 0 to 2 इंडेक्सेस। और मैं अगर कॉलम की बात करूं तो यानी कि हर रो में कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास में, जैसे कि ये डायग्राम था कि हर रो में यहाँ पे 5 यहाँ पर क्या है कॉलम्स है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 लिखा है, तो दैट मीन्स हर रो में टोटल 0 to 2 इंडेक्सेस यानी कि 3 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस एरे के साइज की बात करूं या मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो 9 नंबर्स यानी कि 3 into 3 हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। 3 by 3 की ये एरे है, ठीक है। और इसी के साथ हमने सिंपली यहाँ पर, क्योंकि हमें ये सिंपल एक तरीके से पैटर्न वाला ही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है जैसा हमने पैटर्न प्रिंटिंग के टाइम कंसेप्ट को देखा था, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तो रो के लिए लूप चलाया क्योंकि मुझे हर रो में कुछ ना कुछ वैल्यूज का इनपुट लेना था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रो के लिए लूप चलेगा और देन हर रो में हमें टोटल 3 टाइम्स इनपुट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर जे का लूप कंटिन्यू होगा। तो अब जे के लूप में मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैसेज दिया है बाय यूजिंग कैस्केडिंग सी आउट, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा हमने इंसर्शन ऑपरेटर्स यहाँ पे पुट किए हैं, तो नंबर्स का इनपुट लिया जाएगा। प्लस आप देखें मैंने यहाँ पे मैसेज में आई और जे वेरिएबल को भी यूज किया है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। तो जो भी मैसेज आएगा,
ठीक है। उसके साथ में आपके पास में जिस सेल में आपको इनपुट लेना है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होगा। तो मैंने सबसे पहले 0th रो की इनपुट की बात कर रही हूँ। आई की वैल्यू जब 0 है तो उस केस में अगर हम जे की लूप की बात करें तो ये इसका ड्राई रन भी मैंने पुट किया है। बट अगर इस इनपुट से समझे तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो उस केस में जे की वैल्यू 0 रहेगी और उस पर हमने इनपुट लिया। देन नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। देन इस तरीके से इसके बाद जे की वैल्यू तो हो जाएगी 2, ठीक है, और आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इस तरीके से एक रो यानी कि 0th रो के लिए टोटल 3 बार इनपुट दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को यहाँ पर आगे रिपीट किया जाएगा और ऐसा ही कुछ ड्राई रन भी मैंने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अब इनपुट तो हमने हमें पता है कि सी इन से सिंपली हम ले सकते हैं। तो इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरे को डिस्प्ले करवाया है। तो अगेन क्योंकि एरे में स्टोर हो चुका है तो हम प्रोग्राम में कहीं पर भी एरे में से वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे एक रो के लिए लूप चलाया है, ये सिंपली रो का लूप हो गया। और यहाँ पर ये हो गया कि उस रो में हमारे पास में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इस एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के बाद ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। टेबल डिस्प्ले नहीं होगी लेकिन हर वैल्यू के बाद एक टैब कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 स्पेसेस ऐड हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से हर रो में 3 वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद हमने यहाँ पर ये जब पर्टिकुलर लूप ब्रेक हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पुट किया है। प्रिंटिंग का तरीका बिल्कुल सी जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। बस प्रिंटफ स्कैनफ की जगह हमने यहाँ पे सी आउट और सी इन यूज में लिया है। तो इस तरीके से प्रोग्राम का आउटपुट हमें कुछ ये विजिबल होगा। तो ये था 2D एरे का फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें तो जैसे कि मैंने 1D एरे के केस में बताया था कि जो नंबर्स जो एरे हमने डिक्लेयर की बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज रहता है, तो उस गार्बेज को हमें यूज करने से पहले ओवरराइड करना जरूरी है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मैंने इनपुट लेके उस पर्टिकुलर गार्बेज वैल्यूज को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं प्लस उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन करने का फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं 2D एरे को इनिशियलाइज करने का। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एक 9 नंबर्स की एरे डिक्लेयर की जिसका कि नाम A है, इंटीजर की एरे है और टोटल मेंबर्स हमें पता है यहाँ पे 9 है। तो मैंने देखे यहाँ पर सबसे पहले एक सब स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन किए हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और उस केस में यहाँ पर 1 to 9 नंबर्स तक मैंने नंबर पुट किए हैं। तो इससे एरे की साइज तो हमें पता है टोटल 9 नंबर्स की है, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 मैंने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। तो अब इसमें डिवीजन किस तरीके से होगा, सबसे पहले 3 वैल्यूज फर्स्ट रो के लिए कंसिडर की जाएंगी यानी कि 0th इंडेक्स के लिए, 3 वैल्यूज रिमेनिंग 3 वैल्यूज कंसिडर की जाएंगी 0th रो के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट 3 वैल्यूज हैं वो कंसिडर की जाएंगी लास्ट रो के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन का फर्स्ट मेथड है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट में 9 देती, मतलब एक वैल्यू कम देती, तो उस केस में जो लास्ट रो है यानी कि जो हमारे पास में लास्ट रो की अगर हम बात करें तो 0 तो फर्स्ट रो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 0 फर्स्ट इंडेक्स, 1 सेकेंड इंडेक्स और 2 हमारे पास में लास्ट इंडेक्स। तो उस केस में जो लास्ट वैल्यू रहेगी या इसको अगर आउटपुट से देखें, अगर हम एक वैल्यू कम असाइन करते तो उस केस में लास्ट में हमें 0 एज अ आउटपुट मिलता, ठीक है। बिल्कुल 1D एरे की तरह ही है ये कंसेप्ट। अभी इस केस में मैंने 9 असाइन कर रखा है। अब ऐसे ही
इनिशियलाइजेशन के 2-3 और मेथड्स हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में इनिशियलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स को आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें। यस, इनिशियलाइजेशन का लास्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली इनिशियलाइजेशन के केस में हम इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि एरे हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, और हम हर रो के केस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट्स पुट किए हैं, ठीक है, लास्ट में उसको एंड किया है। अब अगर मैं बात करूं 0th इंडेक्स की, तो देखें यहाँ पर हमने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि जो हमारे पास में फर्स्ट रो रहेगी, यानी कि जिसका कि इंडेक्स 0 रहेगा, उसमें वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3। ऐसे ही जो हमारे पास में 1 रो यानी कि सेकंड रो रहेगी जिसका कि इंडेक्स नंबर है 1, तो उस केस में कुछ इस तरीके से हमने पुट कर दिया, ठीक है, यानी कि 4 5 6, यानी कि जो हमने पहले मेथड यूज किया था जिसमें हमने सारी वैल्यूज बिना किसी स्पेसिफिकेशन के, बिना किसी ब्रैकेट्स के पुट की, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग पुट कर दिया, ठीक है, और ब्रैकेट्स भी पुट कर दिए। तो अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। अगेन 0th रो के लिए ये वैल्यूज, 1 के लिए ये वैल्यूज और लास्ट इंडेक्स के लिए ये वैल्यू कंसिडर की जाएगी। बाकी इसके बाद जो प्रिंटिंग का तरीका है वो इससे प्रीवियस प्रोग्राम में यानी कि इस प्रोग्राम में बिल्कुल सेम ही रहेगा कि सबसे पहले रो देन कॉलम के लिए लूप चलाकर आप वैल्यूज को, ठीक है, टैब से सेपरेट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो हर रो के लिए जे का लूप सिंपली 3 बार चलेगा, और यहाँ पर भी जो अभी मेथड हम डिस्कस कर रहे थे यानी कि ये वाला मेथड, उसमें भी प्रिंटिंग का तरीका यही रहेगा, प्रिंटिंग मेथड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम आउटपुट की बात करें तो देखें हर रो में 3 वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था इनिशियलाइजेशन का सेकंड मेथड। मेथड्स और भी हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो अगर हम बात करें बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया था। यस, देखिए एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग और इम्प्लिसिट दो तरह की टाइपकास्टिंग हमने डिस्कस की थी, ठीक है। एक्सप्लिसिट की जरूरत हमें क्यों है और इम्प्लिसिट की जरूरत हमें क्यों है? बेसिकली अगर हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में असाइन करते हैं और वहां पर अगर हम कोई भी कास्ट ऑपरेटर, जिसको कि हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर ये पुट नहीं करते हैं तो वो सिंपली इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग या जिसको हम ऑटोमेटिक टाइपकास्टिंग कह सकते हैं। यानी कि जैसे अगर मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है, ठीक है, और इसको मैं अगर इंटीजर में असाइन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी फोर्सफुल नहीं किया है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप जब इंटीजर में असाइन होगा तो इंटीजर में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का अस्काई जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये कहलाएगी हमारे पास में इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। इसको हम एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक्सपुट किया, ठीक है, और एक्सपुट करने के बाद मुझे क्योंकि इसको कन्वर्ट करना था किसमें, इंटीजर में, तो देखिए इंटीजर के लिए मैंने यहाँ पे कास्ट ऑपरेटर पुट किया, यानी कि ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे कास्ट ऑपरेटर के तरीके से जान रहे हैं, ठीक है, और सिंपल मैंने पुट कर दिया वो डेटा टाइप जिसमें मुझे पर्टिकुलर कैरेक्टर को कन्वर्ट करवाना था, ठीक है। तो अब इस केस में आंसर क्या आएगा, 65। ये तो सिंपल बात हो गई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग की। लेकिन हम एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग को ही क्यों यूज करें, इसका रीजन क्या है? देखें, अगर मैं बात करूं फ्लोट डेटा टाइप की, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर भी फ्लोट को किसी इंटीजर वेरिएबल में असाइन कर दूं, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर डेटा नाम से एक पर्टिकुलर इंटीजर वेरिएबल ले लिया और जो फ्लोट डेटा टाइप है उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सी आउट के थ्रू डिस्प्ले करवाऊं किसको, डेटा वेरिएबल को, ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो क्या डिस्प्ले होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ
इंटीजर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो फ्लोटिंग पार्ट है वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा सिंपली 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का ही एक तरीका है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, तो देखें जहां पर हमें फोर्सफुली किसी एक कन्वर्जन को दूसरे कन्वर्जन में परफॉर्म करना है। देखें यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक प्रॉपर यूज हो सकता है। कैसे, देखें अभी मैंने इंटीजर और यहाँ पर दूसरा 2 इंटीजर वेरिएबल्स लिए और एक मैंने फ्लोट वेरिएबल लिया। अभी अगर मैं इंटीजर को फ्लोट में असाइन करूंगी तो हमें पता है इंटीजर में सिंपली डेसिमल पार्ट तो रहेगा नहीं, तो फ्लोट में डेसिमल पार्ट स्टोर भी नहीं होगा। लेकिन अब अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो सिंपली यहाँ पर 6 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फ्लोट में क्योंकि इंटीजर था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी इंटीजर ही स्टोर होगा। लेकिन इस तरीके में मुझे अगर कुछ भी चेंजेस करना है, ठीक है, मैन्युअली कुछ एडिशन करना है, यानी कि मुझे इंटीजर रिजल्ट नहीं चाहिए, तो मैं उस केस में फोर्सफुली टाइपकास्टिंग परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, और इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है उसको पहले टाइपकास्ट कर दिया फ्लोट में। ठीक है, अब जो फाइनली रिजल्ट स्टोर होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, पॉइंट में, यानी कि फ्लोटिंग में हमारे पास में फ्लोट्स वैल्यू में हमारे पास में रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो ये एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का एक प्रॉपर यूज है कि जहां हमें फोर्सफुली किसी वैल्यू में कन्वर्जन चाहिए तो हम वहां पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जयश्री आपका जो लास्ट क्वेश्चन था जहां पर आपको रिवर्स का कंसेप्ट समझना था, तो देखें रिवर्स की अगर हम बात करें तो देखें अगर हम यूजर से एक नंबर का इनपुट लेकर, ठीक है, उस नंबर को सिंपली रिवर्स करें, तो देखें रिवर्स करने के लिए एक तो हमें क्या करना पड़ता है, जो लेट्स से कि इनपुट हमने लिया है यहाँ पे ये नंबर, ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें पता है कि ये नंबर हो जाएगा 7, 6 और 5, तो यानी कि सबसे पहले इसकी 1 बाय 1 करके डिजिट हमें फैच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक एक डिजिट फैच करनी है। क्यों डिजिट फैच करनी है, क्योंकि हमें इस नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि 5 को सिंपली पीछे भेजना है और 7 को आगे लेकर आना है। ठीक है, स्वैपिंग नहीं करनी है हमें, प्लस हमें इस केस में एक तो डिजिट फैच करनी है, तो बेसिकली नंबर को मॉड करना पड़ेगा 10 से, और दूसरी बात इस नंबर को क्या करना है, हमें आगे से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, कि सबसे पहले हम इस नंबर में से 7 फैच करें, फिर जब 7 फैच हो जाए तो हम 6 फैच करें, और जब 6 भी फैच हो जाए तो हमें 5 जो डिजिट उसको फैच करना है।